आज फिर से हम लोग मैथ्स के मॉक टेस्ट की एनालिसिस करने जा रहे हैं। थोड़ी देर पहले आपको पीडीएफ दिया गया होगा जिसमें आपने उन सभी प्रश्नों को हल किया होगा जो प्रत्येक शनिवार कराया जाता है। आपको लेबल अपने एग्जाम के पैटर्न के हिसाब से रिलेवेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, आप लोग उस पर अपनी परफॉर्मेंस दिखाते हो, मैं उसके एनालिसिस को आपके सामने प्रोवाइड करता हूं जिससे कि आप सभी अपनी पढ़ाई लिखाई का आकलन अच्छे से कर सकते हो। इस प्रक्रिया को हम रोक नहीं रहे हैं, प्रक्रिया कंटिन्यूड है। लेकिन आज की इस एनालिसिस की मैं शुरुआत करूं इससे पहले आप सभी युवाओं को, जो कल के देश की भविष्य हैं, अच्छे एक समाज के निर्माण में आपका बहुत बड़ा रोल है, तो मैं सभी को प्रेरित करता हूं कि अगर आप सभी ने अभी तक मतदान नहीं किया है तो अपने भविष्य के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए आप मतदान जरूर कीजिए। आप सभी एक अच्छे देश और समाज के निर्माण में अपना योगदान जरूर दें। तो मतदान करके आइए, मॉक टेस्ट की एनालिसिस भी करिए और साथ साथ अपनी पढ़ाई लिखाई का आकलन भी करिए। तो समय नहीं लेता हूं, अब प्रश्नों पर चलता हूं। मैं उम्मीद करूंगा कि आप में से जितने लोगों ने प्रश्नों का सलूशन किया है, आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, हर प्रश्न का उत्तर देते रहेंगे, अपने आंसर का मिलान करते रहेंगे। जहां पे डाउट कंफ्यूजन होगा वहां पर कमेंट से हमें कंफर्म करते रहेंगे और हम उसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। आइए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला क्वेश्चन बोर्ड पर है, एक मल्टीप्लीकेशन का क्वेश्चन दिख रहा है। आप नंबर को पढ़िए, 523405 इंटू 99999, 99,999। यह गुणा केवल दिखने में गुणा है, लेकिन यह प्रश्न क्लियर नहीं होता है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है। मल्टीप्लिकेशन डायरेक्ट तो कर नहीं सकते हैं, कई तरह से दिमाग लगाया जाता है कि चलो इसको हम डिजिट सम से कर लें। डिजिट सम भी ऐसे प्रश्नों में करना आसान प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि आप कितने का डिजिट सम करेंगे, एक इसका करो, मल्टीप्लाई करो, फिर से डिजिट सम निकालो, सारे ऑप्शंस का करो, मैच कराओ। हालांकि डिजिट सम एक ऐसा प्रोसेस है मैथ्स में जिसमें किसी भी प्रश्न के समीकरण का जो डिजिट सम होता है वही उत्तर का भी डिजिट सम होता है। उससे हम मिलान तो कर सकते हैं, लेकिन अगर 9 और 5 के क्रम को बदल दें, 5 को इधर कर दें, 9 को उधर कर दें, तो डिजिट सम में कोई अंतर नहीं आएगा, कोई चेंज नहीं होगा, उस सेम का सेम ही रहेगा। इसलिए कंफ्यूजन बनती है और इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए थोड़ा सा सिस्टमेटिक इसकी वर्किंग को समझना पड़ेगा। आप इस नंबर को एज इट इज रहने दो, ठीक है, बट इसको देख रहे हैं कि 99,999 है। थोड़ा ऐसे समझिएगा, अगर कहीं पर लिखा है 99, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, 100 - 1 लिख सकते हैं। एक डिजिट बढ़ा दीजिए, 100 - 1 लिख सकते हैं। अगर कहीं लिखा है 999, तो आप इसे क्या लिख सकते हैं बताएं, 1000 - 1 लिख सकते हैं। उसी तरह से अब आप देख रहे हैं कि यह 99 मतलब 3 अंक में बनाते हैं, 4 अंक में बनाते हैं। इसी प्रकार से अगर यह 5 अंक है तो आपको 6 अंक बनाने के लिए भी 5 जीरो रखना पड़ेगा। करेक्ट है, 6 अंक बनाने के लिए भी आपको 5 अंक रखना पड़ेगा, माइनस आपको यहां पर 1 करना पड़ेगा और इसका प्रोडक्ट इसके साथ ही है। मतलब यहां पर जो नंबर है 5231,405 और कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप इस नंबर को पूरा लिखिए, इसके आगे इतने सारे 5 जीरो रख करके सेम इसी संख्या को घटा दीजिए। मतलब मैं लिखता हूं 5231,405, इसके बाद 1 2 3 4 5 जीरो लगा दिया। सेम 1 से मल्टीप्लीकेशन होगा तो इसी नंबर को उल्टा लिख दीजिए, 5041,325 घटा दीजिए, सिंपली आंसर मिल जाएगा आपको। 10 से 5 5 होता है, 9 हो जाएगा, 9 से 4 5 होता है, 9 से 1 8 होता है, 9 से 3 6 होता है, यहाँ 4 से 2 2 होगा, 10 से 5 5 होगा, 3 होगा, 1 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 5 होगा, मिला लीजिए, आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए कहां से मिलाएंगे, चाहे इंड से मिलाइए चाहे स्टार्टिंग से मिलाइए, बात एक ही है। 5231 5231 7231 7, ये देखिए दो ऑप्शन ऐसे ही चले गए। करेक्ट है, अब इन्हीं दोनों में से मैच कराते, 5231 तक हो गया, 352 मैच कर रहा है, 352 मैच कर रहा है। फिर आगे देखिए 68 यहाँ 78 है, ते भी खत्म हो गया। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन होगा। बहुत ही केयरफुली करना चाहिए, इस तरह के प्रश्नों को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस से नहीं करना चाहिए। मैं आपको समझा दूं, इसमें बहुत लोग गलतियां कर देते हैं। इस तरह के सिंपल क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में जब आपको मिलते हैं तो गलतियों के चांसेस बढ़ जाते हैं। एक तो कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ जाता है, दूसरा हमको लगता है कि हम गलत नहीं करें, प्रेशर भी बढ़ जाता है। तो इस सब चीजों को दिमाग से निकालिए, बहुत ही स्मूथली और कूल होकर के ऐसे प्रश्नों को करिए और सही से उत्तर मिलाकर आइए। छोटी छोटी गलतियां हमें यहाँ से ऐसे प्रश्नों में मार्क्स कटवा दे, अच्छी बात नहीं होती है। दूसरे प्रश्न पर आइए, निम्नलिखित में कौन सा अशांत, अशांत मतलब रेस्टलेस डेसिमल है, रेस्टलेस का सेंस होता है नॉन टर्मिनेटिंग, एक ऐसा दशमलव जो कि आप सोचो कि अगर हम p बटे q के फॉर्म में कोई नंबर लिखें जहां पर q इज नॉट इक्वल टू 0 हो, वही रैशनल नंबर होता है। अब ऐसे को ही हम भिन्न कहते हैं। अगर कभी भी कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है जहां पर हम ध्यान से समझे मेरी बात को, तो आप कभी भी एक डेसिमल, एक दशमलव संख्या को कब कहते हैं टर्मिनेटिंग है, कब कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है।
जब वह टर्मिनेटिंग होगा तो वह पूरी तरह से कट जाएगा या दशमलव के कुछ अंकों के बाद कट जाएगा। उसका प्रोसेस होता है कि उसका जो डिनोमिनेटर होगा मतलब हर, वह 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में होगा। अगर इस रूप में नहीं है, मतलब जहां पर ये भी ध्यान देना है कि m और n ग्रेटर आर इक्वल टू 0 हो, कोई भी पूर्णांक संख्या हो 0 को छोड़ करके, तो ऐसी किसी भी संख्या को आप टर्मिनेटिंग कहेंगे। बट एक ध्यान रखने की जरूरत है कि हर को चेक करने से पहले भिन्न अपने सरलतम रूप अर्थात सिंप्लीफाइड फॉर्म में होना चाहिए। 2 और 5 एज ए फैक्टर के अलावा कोई भी टर्म अगर फैक्टर में डिनोमिनेटर में दिखता है तो वह संख्या आपकी नॉन टर्मिनेटिंग होती है। जैसे 1/3 है, 12/7 है। आप इन सब नंबर को जैसे भी आप डिवाइड करोगे डिनोमिनेटर से, तुरंत ही वह मान आपका दशमलव के कुछ अंकों तक जाता रहेगा, उसके बाद रिपीट होता रहेगा, उसी को नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। आप ऑप्शंस पर जाइए, जो पहला ऑप्शन आपका दिया है 3/15 है, तो 1 आप इसको 5 कहेंगे। सिंपल सी बात है, 5 को हम 5 की पावर 1 और 2 की पावर 0 के रूप में लिखेंगे तो यह टर्मिनेटिंग है। इधर गए 4 1 के 4 है, 4 4 के 16 है, यह भी आपका 2 की पावर 2 है तो यह भी टर्मिनेटिंग है। 5 की बटा 25 है, 5 1 के 5, 5 5 25, यह भी 1/5 है, यह भी टर्मिनेटिंग है। अब 3/18, 3 1 के 3, 3 6 18। समस्या है कि यहाँ पर 2 तो है बट 2 के साथ 5 नहीं, बल्कि किसका पेयर है, 3 का। आप इस संख्या को जब आप मतलब आप ट्राई कर लीजिए कभी, 6 से भाग करिए 1 को, तो पहले 6 1 के 6, फिर आपका बढ़ता चला जाएगा 6 4, जैसे आप डिवाइड करके देखिए, 6 1 के 6 गया, दशमलव लगा, 0 बढ़ा, 4 6 4 के 36, 6 4 के 36, ऐसे बढ़ता चला जाएगा। आवर्ती रूप में लिखेंगे तो यह नॉन टर्मिनेटिंग डी ऑप्शन, अगर आपने डी लगाया है तो एकदम परफेक्ट राइट सोल्यूशन आपका सामने बनकर आ रहा है। तीसरे प्रश्न पर आइए। गुणात्मक व्यंजक है, मतलब मल्टीप्लीकेशन से इन संख्याओं का आपस में किया गया है और हमको बताना है कि इनके अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी, कुल कितने आपको अंत में शून्य दिखेंगे, ये हमें काउंट करके बताना है। किसी गुणनफल के अंत में शून्यों की संख्या हमेशा डिपेंड करती है कि उस पूरे प्रोडक्ट में एज ए फैक्टर गुणनखंड के रूप में 10 कितनी बार आया है। एक बार 10 आने का मतलब है 1 0 आना, लेकिन एक बार 10 आने का मतलब 1 5 और 2 का जोड़ा आना। जितने नंबर आप पेयर आप 5 और 2 होते हैं, तो आप जीरो की संख्या हमेशा ध्यान में रखिएगा कि द नंबर ऑफ जीरो विल ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ पेयर ऑफ 5 और 2। 5 और 2 के जोड़ों की संख्या के बराबर होते हैं। जितने 5 और 2 के जोड़े होंगे उतने ही अंत में शून्य आने तय हैं। तो हम 5 और 2 के जोड़े ढूंढने गए तो पता चला, देखिए जैसे अगर आप यहाँ पर नंबर को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो हर जगह पर आपको 5 की अवेलेबिलिटी दिख रही है। इसमें भी 5 1 के 5 है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर भी देखो तो 5 × 2 है, करेक्ट है। इसमें 5 की वैल्यू आप 2 बार देख ही रहे। यहाँ पर 5 है लेकिन 2 की पावर 3 भी है, 8 भी लगा है। यहाँ भी सोचो तो आपके 5 की पावर 2 दिखेगा 25 और 2 की पावर 1 दिखेगा। यहाँ भी आपको 5 दिखा ही दिखा, यहाँ भी 5 आपको दिखा ही दिखा। तो 5 की उपलब्धता ज्यादा है। अगर सोचा जाए तो या 5 की पावर 3 है या 2 की पावर 4 है और 5 की पावर 1 है। दरअसल नंबर ऑफ पेयर आपको ढूंढना तो है 5 और 2 के, तो पेयर किस पर डिपेंड करता है, मिनिमम पर डिपेंड करता है। जो कम बार उपलब्ध होगा हमेशा पेयर उस पर निर्भर करता है। तो आपको देखना है कि यहाँ पर कम बार कौन उपलब्ध है। 5 की संख्या आप चेक करोगे तो आपको ऐसे भी काउंटिंग दिख जाएगी कि 5 जो है, देखो 1 बार 2 बार 2 4 बार 2, देखिए 1 बार 2 बार 2 4 4 1 5 बार, 1 6 बार, 6 2 8 बार, 8 1 9 बार, 9 3 12। तो 5 की उपलब्धता 13 बार हो रही है, ज्यादा बार हो रही है। 2 की अवेलेबिलिटी आप देखिए 2 कितनी बार है, जितनी बार 2 होगा, क्योंकि 5 की अवेलेबिलिटी ज्यादा बार है तो हम टोटल डिपेंडेंसी दिखाएंगे 2 पर। जैसे आप पेयर को ऐसे सोचिए ना, जैसे मान लो आपके पास 2 पैंट है 5 शर्ट है, पेयर 2 ही बनेगी एग्जैक्ट। जो मिनिमम है वही पेयर डिसाइड करेगा। वो अलग बात है कि आप किसी पैंट को किसी शर्ट के साथ पहन लो, दैट इज डिफरेंट थिंग। आपके घर में अगर मान लो 2 टेबल हैं 5 कुर्सियां हैं, तो जो पेयर बनेगा 2 ही बनेगा, 1 टेबल 1 चेयर का, ठीक है। अब उसी हिसाब से यहाँ पर भी जब हमने 5 को काउंट किया तो 5 की वैल्यू ज्यादा है। एक बार मैंने कहा 2 बार, यहाँ 2 है 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5 2 7 हो गया, 7 1 8 हो गया, 8 1 9 हो गया, 9 3 12 हो गया, 12 1 13 बार हो रहा है। यह 13 बार आ रहा है। जबकि 2 की बात करो तो 2 1 बार, 3 बार, 3 1 4 हो गया, 4 1 5 हो गया, 5 और 4 9 हो गया, 9 बार आ रहा है 2। तो 9 कम बार है, मतलब 2 की संख्या 9 बार है जो कि मिनिमम कम है, और 5 13 बार है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर 9 बार 9 पेयर बनेंगे और अंतिम में इस पूरे प्रोडक्ट के 9 शून्य आने वाले हैं। ऑप्शन नंबर बी अगर आपने लगाया होगा तो इट्स राइट सोल्यूशन। इस प्रश्न का करेक्ट सम होगा बी ऑप्शन, आप प्लीज नोट करें, ठीक है। अगले प्रश्न पर आइए। किसी वस्तु का जो मूल्य है, किसी वस्तु का मूल्य जो है वो 14 से ही 2/7% जब उसमें बढ़ जाता है। जैसे किसी वस्तु का दाम जब बढ़ता है तो हमको पता है
कि हमारी दिक्कत हमारे लिए आनी शुरू हो जाती है। दिक्कत तो सबसे पहले इस तरह की है कि अगर आपने एक बजट डिसाइड किया कोई सामान खरीदने के लिए, मान लीजिए 1120 रुपए का, तो आपको पहले की तुलना में 10 सामान कम मिलने लगा। भाई जी सीधी सी बात है कि जब आप वस्तु का दाम घटेगा, आप कुछ पैसे आपके पास था, मान लो आप एक सर्टेन फिक्स रेट पर आप सामान खरीदने गए मार्केट में, आपके पास एक सर्टेन वैल्यू थी, धन था, और हमको पता था कि यही दाम है। मार्केट में पहुंचे, अगर मान लो दाम घट गया है तो उतने ही पैसे में ज़्यादा सामान मिलेगा, और अगर दाम बढ़ गया तो उतने ही पैसे में कम सामान मिलेगा। सेम यही स्थिति है कि वस्तु का दाम 14 से 2/7% बढ़ जाने पर 1120 रुपए में 10 सामान कम खरीद पाता है। वस्तु का परिवर्तित मूल्य अर्थात जो अभी बदल गया उस मूल्य को बताना है। इसको ऐसे सोचा करिए, यहाँ पर दाम मतलब रेट, और यहाँ पर वस्तु को हम लोग डिसाइड देखिए कैसे करते हैं। 14 से 2/7 को थोड़ा भिन्न में लिखिए तो 1/7 होता है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है, अगर पहले दाम 7 था वस्तु का, रेट मतलब प्रति वस्तु समान, तो अभी कितना हो गया? 8 हो गया। करेक्ट है? अभी कितना हो गया? 8 हो गया। इसको हम संख्या से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे अगर हम सोचें कि भाई रेट अगर 7 है तो हमें यहाँ पर रेट अगर 7 दिख रहा है तो सामान ज्यादा मिलेगा, ठीक है, और अगर रेट बढ़ गया तो सामान कम मिलेगा। तो सामान को जस्ट इसका रिवर्स कर देते हैं हम लोग। सामान को तुरंत देखिए, यहाँ दाम लिखा करिए, यहाँ सामान लिखा करिए, उल्टा कर दीजिए। भाई रेट कम है, सामान ज्यादा मिलेगा। जैसे होता नहीं कि चाल ज्यादा है तो आप जो है जल्दी किसी यात्रा को पूर्ण कर लेंगे, चाल कम है तो देरी से पूर्ण कर पाएंगे। सेम उसी तरह से दाम कम है, ज्यादा सामान खरीद पाएंगे, और दाम ज्यादा है तो कम सामान खरीद पाएंगे। उल्टा कर दीजिए, बस हो गया। सामान में क्या चेंजेस आ गए बताइए? कम हो गया ना, देख रहे हैं ना, कितना कम हुआ? 1, और रियलिटी में कितना कम हुआ? 10। अब हमको ये बताना है कि प्रश्न देखिए पूछा क्या है, वस्तु का परिवर्तित मूल्य। वस्तु का परिवर्तित मूल्य अर्थात अभी वस्तु का मूल्य कितना है। पहले अब आप बताओ, अभी की कंडीशन यहां पर ऐसे सोचिए ना, जैसे हम ये बताना चाहते हैं कि 1 बराबर अगर 10 है तो 7 बराबर कितना होगा? 7 मतलब जैसे कि सामान जो अभी हम खरीद रहे हैं ना, ये खरीद रहे हैं ना, ये अभी का है, ये अभी का दाम है और अभी का सामान है। और यह क्या है? पहले का दाम था और पहले का सामान था। तो अभी आप कितना सामान खरीद रहे हो बताओ? जैसे 1 का मूल्य यहाँ पर 10 के बराबर होगा तो 7 बराबर 70 होगा। अभी आप 70 सामान खरीद रहे हो। कितने? 70। और कितना पैसा पेमेंट कर रहे हो? देखो 1120। तो कितना सामान मिलेगा आपको? 1120 को आप 70 से भाग कर दो, 7 गया, देखिए 16 सत्ते 112 होता है 16। अर्थात इस समय रेट कितना होगा बताइए? 16 होगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन। जिसने भी किया होगा इस प्रश्न का करेक्ट सम आपका 16 है, और जो ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। तो चौथा प्रश्न हम लोग का डन होता है। पांचवें पर आ जाइए। सुनील और गोपाल एक व्यापार करते हैं, उसमें साझेदार हैं। सुनील 20,000 रुपए 9 महीनों के लिए और गोपाल 30,000 रुपए 12 महीने के लिए निवेश करता है। 60,000 का कुल हिस्सा है जो लाभ में बांटना है। सुनील का हिस्सा कितना होगा? आइए देखिए, डिसाइड करिए। हमने कहा ये सुनील है, ठीक है, ये सुनील है और ये गोपाल जी हैं। सुनील के पास 30,000 रुपए हैं, मैंने 3 ही लिखा, 3 लिखा। एक बात इसलिए मैं बता रहा हूं कि आपको, कि जो साझेदार होते हैं जब पैसे लगाते हैं तो अपने जब फाइनली जब व्यापार हो जाता है कंप्लीट 1 साल के बाद, या टर्नओवर जब कंप्लीट होता है, तो लाभ का बंटवारा अपने निवेश पर डिपेंड करते हैं। उनका जैसे हमेशा व्यापार में स्थिति बनती ही है कि लाभ हमेशा निवेश पर या हानि हमेशा निवेश पर, दोनों प्रक्रिया निवेश पर डिपेंडेंट हो जाती है। साल भर के अंत पे जो लाभ का बंटवारा होगा वो आपके इनपुट पर अर्थात कितना आपने व्यापार में डाला उस पर डिपेंड करता है। अब इसने 30,000 डाले हैं, 20,000, लेकिन कितने महीने के लिए? 9 महीने के लिए। जबकि गोपाल ने 30,000 डाला है पूरे 12 महीने के लिए। अब डिसाइड हमें करना है कि 60,000 जब बटेगा तो दोनों को, सुनील और गोपाल नाम है, और यहाँ पर कितना पैसा सुनील को मिलेगा लाभ के तौर पर, ये हमको डिसाइड करना है। तो मैंने कहा ना कि आपका जो हिस्सा आएगा वो आपके निवेश पर डिपेंड करेगा, और निवेश 2 चीजों पर डिपेंड करता है, आपने कितने पैसे लगाए हैं और कितने समय तक के लिए लगाए हैं। सुनील ने कितने पैसे लगाए? 20,000, और गोपाल ने कितने पैसे लगाए हैं? 30,000। इसका पैसा हम 20,000 को 2 मान लेते हैं, ठीक है, 2, तीन थोड़ा आसान हो जाए चीजें। और कितने माह तक के लिए? 9 महीने तक के लिए, ठीक है। जबकि हम गोपाल की बात करें तो गोपाल ने 30,000 मतलब हम 3 लिख देते हैं, क्योंकि ये 4 जीरो इसके 4 जीरो से खत्म हो गया, क्योंकि तुलना ही करनी है। इसने 12 महीने तक के लिए लगाए हैं, और यह बटा किस में है? अब यहाँ पहले रेशियो डिसाइड हो जाएगा ना कि इनका निवेश का अनुपात क्या है, वही लाभ का अनुपात होगा। आइए थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दें। देखिए कितना हो जाएगा, ये आपका 3 या 9 होता है, 3 चौके 12 होता है, 2 1 के 2, 2 दूना 4 होता है। 1:2 का अनुपात है, मतलब 1 भाग अगर सुनील को मिलेगा, 2 भाग किसको मिलेगा? गोपाल को। टोटल पैसे कितने हैं? 60,000, ठीक है। अनुपाती पदों को जोड़ दें, 3 होता है, 3 बराबर 60,000 कर दीजिए। तो किसका हिस्सा निकालना है हमको? सुनील का।
तो सुनील का भाग 1 है, 1 बराबर 20,000। 20,000 टोटल सुनील को धन मिलेगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। 5वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आप लोग नोट कर सकते हैं। अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, और आपके कमेंट्स हम देख रहे हैं, ऐसी बात नहीं, आप मत सोचो कि मैं नहीं लाइव हूँ, कमेंट्स दिख रहा है। उत्तर आपका 20,000 है। राइट सोल्यूशन डी ऑप्शन आप लोग प्लीज सभी लोग नोट करें। अगले प्रश्न पर आए। एक त्रिभुज में एक उसकी ऊंचाई जब 22% बढ़ती है और इसका आधार 6% कम होता है, तो इसके क्षेत्रफल पर शुद्ध प्रभाव का पता लगाएं। ये पूरी प्रक्रिया सतत पर है। जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसा एक त्रिभुज था या त्रिभुजाकार मैदान था, इसका अपना बेस था, इसने कहा, और इसकी अपनी ऊंचाई थी। कह रहा है कि इसकी ऊंचाई को बढ़ा दो और बेस को थोड़ा कम कर दो, तो क्षेत्रफल पर फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। क्षेत्रफल पर फर्क जो होता है वो सतत अर्थात कंटिन्यूड चेंज पर डिपेंड करता है, और कंटिन्यूड मतलब सतत परिवर्तन पर डिपेंड करता है। और प्रतिशत में सतत परिवर्तन अवेयरनेस तो सबको होगी ही होगी। क्या होती है? चेंज पर चेंज ही सतत चेंज होता है। दो चीजें हो रही हैं यहाँ पर, एक तो एक चीज बढ़ रहा है और दूसरा घट रहा है। तो ऐसे में रूल लगता है a माइनस बी माइनस ए बी डिवाइड बाई 100%। ये तरीका, ये प्रोसीजर होता है तब जब इंटीजर डेटा होता है। भिन्न में अगर इसी का उपयोग करना हो, जैसे अगर आप चाहें तो 22% को आप थोड़ा भिन्न में बना लें, 6% को बना लें, बट मुझे लगता है कि इंटीजर वैल्यू है, डायरेक्टली इसी फार्मूले का उपयोग करें। 22 से आप 6 घटा दो, -22 गुणे 6 बटे आप 100 कर दो, तो 22 से 6 मतलब 16 हो गया, और यहाँ 22 छक्के 132 होता है, 132 बटे आप 100 कर दें तो 1.32 हो जाएगा। तो 16 से घटाना है 1.32 को, तो 16 से 1 निकलता है 15 होता है, और 15 से भी 0.32 निकलेगा, 15 से भी 0.32 निकलेगा तो 68 हो जाएगा, 14.68। 14.68% की यहाँ पर क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। इसके क्षेत्रफल पर प्रभाव पड़ेगा, बढ़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि एक चीज तो बढ़ा है ना, एक ने 22% बढ़ा है, ये भले ही आधार 6 ही % कम हुआ है, लेकिन ओवरऑल जो इसके प्रतिशत परिवर्तन आपको इसके क्षेत्रफल पर देखने को मिलेंगे वह आपको 14.68% ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। राइट सोल्यूशन है 6ठे प्रश्न का, और आपके अक्सर आंसर दिख रहे हैं। बाकी आप प्रतिशत को भिन्न में भी बनाकर ले जा सकते हो, और उस पर भी प्रश्न आपका सही उत्तर आपको दे देगा। अगले प्रश्न पर आता हूँ। ये बहुत आसान सा प्रश्न है अनुपात का। ए अनुपात बी अनुपात सी 1:3 दिया है। आपसे पूछा गया जस्ट एक वैल्यू जिसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमें ए बी सी अर्थात ए बी और सी की तुलना जस्ट हमको 1, 2, 1, 3 और 5 दिया गया है। हम समझ गए हैं कि ए का मान कितना है, 1 है, बी का 3 है, सी का 5 है। उठा के पुट करें, 4a माइनस बी प्लस 2c डिवाइड बाई 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी। सिंपली वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि आपस में कंपेयर्ड है सभी, कोई दिक्कत की ऐसी बात नहीं है। ठीक है, चलिए 4a, ए का मतलब 1 है, माइनस बी मतलब 3 है, प्लस 2 इंटू सी 2 गुणे 5 है। 3 बाहर कर देते हैं, 1 प्लस 3 प्लस 5 है, ये 4 होगा। देखिए ध्यान से, 4 होगा, माइनस 3 है, प्लस 5 दूना 10 है, डिवाइड बाई 3 बाहर है, 5 3 8 1 9 है। करेक्ट है। अब सोल्यूशन देखिए, 10 4 14, 14 में से 3 निकलेगा तो आपका 14 में से 3 निकलेगा तो आप 11 लिख दो। ठीक है, डिवाइड बाई 9 3 27, 11/27 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट सोल्यूशन है। ऐसे प्रश्न दिख जाए तो समझिए हवा में करके आओगे आप लोग, मुझे भरोसा है ना, अच्छे से कराएंगे और बढ़िया से इस तरह से कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर डेवलप होगा। तो इस प्रश्न का भी उत्तर आपके सामने 7वें का आ चुका है। 8वें पर आ जाइए। देखिए प्रश्न में क्या बोला है, देखिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा लेकिन आ जाएगा। सबीहा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपए प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे। मतलब एक कप के लिए 8 रुपए का भुगतान करने पर उसने अपनी दुकान पर कुल 240 कप लाके सजा के रख दिया। जब वह कप ला रही थी तो उसके दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त अर्थात टूट जाते हैं, और टूटे कप में कोई जल्दी चाय काफी पीता नहीं है, तो वह बिकते नहीं है। तो उसके पास अब जब 24 टूट गए तो 240 में से 24 निकालना पड़ेगा। अब उसके पास बेचने के लिए वही कप बचेंगे, और उन सभी को उसने 12 रुपए प्रति कप की दर से बेचा, तो उसके कुल प्रतिशत लाभ की गणना हमको बतानी है कि कुल उसे कुल कितना प्रतिशत का लाभ हो गया। देखो सबसे पहले खरीदते हैं, ठीक है, तो उसने 8 रुपए की दर से 240 कप खरीदा। कुल कितना पैसा पेमेंट किया, 24 अट्ठे, अब देखिए 8 चौके 32 हुआ, 8 दूना 16 3 19, 1920 रुपए टोटल उसने खर्च किया है। और 1920 रुपए यहाँ पर उसका टोटल कॉस्टिंग हो गया, टोटल उसका दाम हो गया। 1920 के बारे में पहले से बता चुका हूँ, उसकी समस्या है एक मेरे साथ, और आप लोग अब आगे बढ़ जाओ। अब जब ला रही थी तो 24 कप क्षतिग्रस्त हो गए थे, 24 निकला तो 216 ही कप बचेंगे, और उनको 12 के रेट से बेचा। चाहो तो मैं कह दूं कि यहीं से डायरेक्ट तुलना कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करके जाने की जरूरत ही नहीं है,
कैसे, देखिए मैं आपको बता दूं। एक तरह से आप इसको मल्टीप्लाई करो, फिर सोचो कि क्या प्रॉफिट होगा क्या लॉस होगा, परसेंटेज पर जाओ। इससे बढ़िया देखो मैं सिंपल सा तरीका आपको बता रहा हूँ, इसको फॉलो करिए। अभी तक हम भी मल्टीप्लिकेशन पर जा रहे थे, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ। उसने 8 रुपए प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे, ये उसकी कॉस्ट प्राइस हो गई। और क्योंकि 24 कप खत्म हो गए, बेकार हो गए, तो 24 निकाल दो तो 216 ही कप बचे हैं, और उन सभी को उसने 12 रुपए कप की दर से बेचा है। ये इसकी सेलिंग प्राइस हो गई। अब कंपेयर सीधा करो, तुलना। तुलना देखिए कैसे होगा। 4 दूना 8 होता है, 4 तियां 12 होता है, करेक्ट है। 4 दूना 8 है, 4 तियां 12 है। और देखिए जो अभी चीजें कैंसिल हो सके, जैसे अभी आप देखो 3 से डिवाइड कर दो, 3 अठे 24, 80 हो गया, करेक्ट है। अभी इसको भी देखिए आप काट सकते हैं, 2 से कर दो 108 हो जाएगा, ठीक है। अभी देखिए ऊपर 80 है, नीचे 108 है, तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, 4 से ही डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड करें 20 बार गया, और 4 से 4 दूना 8, 4 सत्ते 28 हो गया। 4 दूना 8, 4 सत्ते 28। तो अब आपका 20 से 27 हो रहा है, कितना बढ़ रहा है बोले, 7 बढ़ रहा है। 7 का लाभ है, और 20 से 7 का लाभ मतलब 7 गुणे 100 बटे, हमेशा लाभ क्रय मूल्य पर आधारित होता है 20। 20 पंचे 100, 7 बचे 35। 35% का लाभ इस प्रश्न के लिए डी ऑप्शन राइट सोल्यूशन बन रहा है। जो 8वें प्रश्न का आई होप आप सब में से किया भी होगा। 35% का लाभ एग्जैक्ट सोल्यूशन इस प्रश्न के लिए आपका बना है। हम कुछ पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 9 पर। सरलीकरण का प्रश्न है और इसको तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, बिल्कुल लेना पड़ेगा। बार ब्रेकेट, रेखा कोष्ठक, आप सबको पता है कोष्ठक को पहले ब्रेक करना है, तो सबसे पहले प्रायोरिटी देनी है ब्रेकेट्स में। ब्रेकेट्स में भी बार को, रेखा को, फिर छोटा, फिर मझला, फिर बड़ा, और ऑर्डर भी देना है, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, इन सब चीज को आपको क्लियर होना रखना पड़ेगा। बार है, देखिए हम इसको क्या करें, 9 त्रिक 27। 9 त्रिक 27 मतलब 3 की पावर 3। सीधा सोचो 3 की पावर 3। ऐसा क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि वहां देखो जरूरत है, इसलिए बोल रहा हूं। 3 की पावर 3 लिखो। भाग करना है किससे, 3 की पावर 5 को। भाग होता है तो ऐसे होता है, a की पावर m, a की पावर n, घाते घट जाती हैं, a की पावर m माइनस n। तो 3 की पावर 5 माइनस 3 अर्थात 3 की पावर 2 होगा, मतलब ये 9 हो गया। अब यह 41 में से 9 घटेगा, बोलिए 32 हो जाएगा। 32, 49 से 32 घटेगा तो 9 से 2 7 होता है, 4 से 3 1, 17 हो जाएगा। और 17 इसको जब डिवाइड करेगा 5 हो जाएगा, और 74 से 5 घटा दीजिए, 69 हो जाएगा। 69 राइट सोल्यूशन है कहीं पर, हाँ डी ऑप्शन। और देखिए डी ऑप्शन आप लगाइए, और लगाया भी है आप लोगों ने, तो दिक्कत तो नहीं किसी को, नहीं। 9वां प्रश्न डन होता है। मैं अपनी तरफ से आपकी कंफर्मेशन कर रहा हूं कि आप सबने सही किया है। 9वें के बाद हम पहुंचते हैं 10वें पर। 10वां क्वेश्चन आ गया है। 3 व्यक्ति हैं, कार्य को 1200 रुपए में पूरा करने के लिए करार करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, ठीक है। करार यहां तक करवा दिया। अब करार जब होता है 3 व्यक्तियों के द्वारा, 4 व्यक्तियों के द्वारा, 2 व्यक्तियों के द्वारा, तो पहले से तय हो जाता है, भाई देखो 1200 बटेगा, लेकिन बराबर बराबर नहीं बटेगा। जो जैसे काम करेगा उसी के रिवेंज में वह पैसा आपको रिटर्न, या मतलब लाभ के तौर पर या मजदूरी के तौर पर आपको दिया जाएगा। कंडीशन ये है। अब यहाँ पर हम उनकी जो वर्किंग कैपेसिटी है, जिसे कार्य क्षमता कहते हैं, उसके आधार पर ही हम पैसे का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो हमारी जिम्मेदारी सबसे पहले कार्य क्षमता निकालें। कंडीशन क्या है देखो, उसमें जो पहला व्यक्ति है उस कार्य को 8 दिनों में, पहला कहता है कि मैं 8 दिन में कर लूंगा। दूसरा कहता है अपने को 12 दिन लगेगा, 12 दिन में कर पाऊंगा। तीसरा कहता है मुझे भैया 16 दिन लगेगा। जो जितना समय ज्यादा लेगा उतना ही कम क्षमतावान है। कह रहा वे सब, अभी ये लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं, एक तीसरे को, चौथे को भी बुलाओ। एक चौथे व्यक्ति को बुलाते हैं और उसकी सहायता से उस काम को बहुत जल्दी 3 ही दिन में पूरा कर देते हैं। तो इस हिसाब से हमसे पूछा गया कि इनको नहीं देना तीनों, चौथे को कितना मिला ये बता दो। सबकी क्षमता हम चौथे की क्षमता का डेवलप कर दे। जैसे आपको पता था ए अकेले काम कितने दिन में, 8 दिन में, बी अकेले उसी काम को 12 दिन में, सी अकेले उसी काम को 16 दिन में। लेकिन जब ए, बी, सी और उसके साथ चौथा व्यक्ति डी भी इन्वॉल्व हो जाता है तो काम कितने दिन में पूरा होता है, 3 दिन में। अब हमको इस डी की क्षमता निकालनी है, तभी पैसे का बंटवारा हो पाएगा। आइए देखते हैं, डिसाइड करते हैं। सबसे पहले हम एक काम करते हैं कि ऐसे यहां पर हम सबकी क्षमता निकाल लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, डी की भी निकल जाएगी। पहले काम को एक संख्या सोचो जो प्रत्येक से पूर्णतः कट जाए। 8 से 12 से 16 से 3 से कटेगा 48। मेरे ख्याल से टोटल वर्क आपका 48 हो गया। अब सबकी क्षमता देखिए निकल रही है। हमने कहा कि ए अगर कह रहा है कि हम 48 काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो प्रतिदिन किया गया कार्य ही कार्य क्षमता होती है, तो उसकी क्षमता 6 की हो गई। इसकी क्षमता 12 चौके 48, 4 की हो गई। इसकी क्षमता 16 तियां 48, 3 की हो गई। बट अगर सबकी क्षमता सोचो, चारों की, 3 से डिवाइड कर दो, 16 की हो गई। मतलब इन चारों की क्षमता 16 की है। इस चारों में डी को सेपरेट कर दो, बाकी ए,
बी सी, इनकी क्षमताएं बताइए। ये 6, ये 4, ये 3, 6 4 10 3 13, 13 और 3 16, इसकी क्षमता 3 की है। किसकी? डी की। तो सबकी क्षमताएं कंफर्म हो गई ना। क्या क्षमता आई बताइए? ये क्षमता आ रही, ए की 6 है, बी की 4 है, सी की 3 है, डी की भी 3 है। 6 4 10 3 13 3 16, ये क्षमता है। हमको पैसा ये बताना है कि डी के हिस्से में कितना गया है, जो चौथा व्यक्ति शामिल हुआ। आइए इन सभी अनुपाती पदों को जोड़ते हैं। 6 4 10 3 13 3 16 लिख दीजिए। 16 बराबर आप 1200 कर दीजिए। और हमको हिस्सा किसको देना है? 3 को, मतलब इस डी को। तो डी का भाग कितना है? 3 है। अब देखिए 16 से इसको डिवाइड करिए। 16 सत्ते 112 होता है, 16 पंचे 80 होता है। 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 पचे 15, 3 सत्ते 21 1 22। 225 रुपए उसको मिलेगा। किसको? डी को, जो ऑप्शन नंबर कहां पर दिया है? सी। बल्कि सी को भी उतना ही पैसा मिलेगा, क्योंकि अनुपाती भाग इसका देखो 3 है। किसी का भी पैसा पूछता तो आराम से आप बता सकते थे, क्योंकि उस पैसे का बंटवारा आपकी क्षमताओं पर ही डिपेंडेंट होता दिखेगा। आपकी क्षमताएं देखिए 6 4 3 3 की थी। अनुपाती पदों को जोड़िए, क्योंकि इसी में उस पैसे का बंटवारा किया जाएगा। 6 4 10 3 13 3 16 बराबर 1200 हो गया। उसके हिसाब से हमने डी का हिस्सा निकाल दिया। 3 का मान डन होता है। आते हैं 11 नंबर पर। ए और बी का महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ 7 है। ए और बी है 2 नंबर, इनका एचसीएफ आपको क्लियर कर दिया इसने, 7 है। हमसे पूछा निम्नलिखित में कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता। कौन सा उनका एलसीएम कभी नहीं हो सकता, ये हमको बताना है। एलसीएम वो संख्या होगी, देखो बाकी संख्याओं के बारे में हमको जानकारी तो है नहीं, तो ले देकर अपना यही एचसीएफ है। किसी भी हालत में एलसीएम वही होगा जो 7 से कटेगा। तो जो जो नहीं कटेगा उसी को हटाना है। अब कैसे चेक करेंगे, तो आइए इसी को डिसाइड करते हैं हम लोग। यहाँ पर 7 7 दूना 14, 12 सत्ते 84, ये तो सीधा सीधा कट रहा है। ठीक है, अगर ओरल आप देख पाओ तो अच्छी बात है, नहीं देख पाए तो कुछ तरीके और भी हैं जिनसे हम डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, एक तो जैसे मान लो हम 1358 को चेक करना है मुझे, तो मैं एक काम कर दूं, इससे एक कम कर दूं। यही देखो हम 3 3 का पेयर बना लेते हैं और एक लाइए कम करिए, 357 हो गया। अब 7 पचे 35, 7 1 के साथ यह भी 7 से कट जाएगा। भाई 357 देखने से लग रहा है कट जाएगा 7 से। 7 पचे 35, 7 1 के साथ। अब जैसे 1687 है, 1687 है, मैंने एक कम किया तो 600 कितना हो जाएगा? इस एक को कम कर दो, इसे ले जा करके 686 हो जाएगा। अब 686 अगर नहीं समझ में आ रहा, देखिए इसका एक तरीका और है। इसको 2 से गुणा करो, 12 हुआ, 12 इसमें घटा दे, 8 से 2 6 होता है और 6 से 1 7 8 56, ये भी कट जाएगा। ले देकर यही बच रहा है 1586। 1586 है। अब इसको भी जैसे हमने एक कम किया, इसको 6 से 1 5 होता है, 8 होता है, 5 होता है, 7 8 56 और 56 के बाद 2 बचेगा, 7 के पहाड़े में 25 नहीं आता है। यह संख्या कभी उसका मासा नहीं हो सकती, बाकी सब। और वो लोग इतने चालाक होते हैं कि हमको सब करवा देंगे, डी ऑप्शन तक पहुंचा ही देंगे। आप डिविजिबिलिटी 7 के पहाड़े की चेक करो, तभी आप डिसाइड कर पाओगे। 11 नंबर आपका डी ऑप्शन दे रहा है कि यहाँ पर किसी भी हालत में 1586 इसका एलसीएम नहीं होगा, क्योंकि 7 से नहीं कटेगा, बाकी सब कट रहे हैं। तो 11वां प्रश्न इसका राइट सोल्यूशन होता है डी ऑप्शन 1586। अगला क्वेश्चन, कोई धनराशि है वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर देय है, चक्रवृद्धि ब्याज पर देय है, ध्यान दीजिएगा, जिसका प्रथम वर्ष का ब्याज 900 रुपए है। चक्रवृद्धि ब्याज में आप सबको पता है कि हर साल ब्याज अलग अलग बनता है, क्योंकि ब्याज पर ब्याज लगता है। पहले साल देखो, पहले साल ब्याज कितना है? 900 है। अगले साल ब्याज 981 है, सेकेंड ईयर 981 है। और हमसे पूछा है तो वह धनराशि अर्थात वह मूलधन था कितना। देखो साधारण ब्याज तो हर साल बराबर होता है, बट चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, इसलिए हम ये तो बता सकते हैं कि ब्याज दर क्या है तुरंत। कैसे बता सकते हैं? देखिए आप एक काम करो, सीधा 9 से भाग करो, 100 हो जाएगा, और इसको भाग करें 109 हो जाएगा। 100 से 109 मतलब कन्फर्म है कि 9% की ब्याज दर। अगर मान लो प्रश्न ये पूछा होता कि ब्याज दर कितनी थी तो हम 9% बता देते। बट एक चीज ध्यान दीजिएगा कि आप 9% अगर ब्याज दर आ गया है और अपने से मूलधन पूछा है, तो हम ऐसे कर ले ना, 9% को सीधा सीधा आप 9/100 लिख दो। इसका अर्थ है कि आप ऐसे कर लीजिए, 9 से 100 लिख दिया, 9/100 लिख दिया, हम लिखेंगे 100 से 109 हुआ। अब इसने हमसे कहा था, अच्छा 100 से 109 हुआ, तो आप खुद ही बता दो कि कितना ब्याज है। ब्याज कितना है बोलिए? 9। ब्याज है 9। ये क्यों लिख रहा हूं? ये ब्याज 1 वर्ष का है। ऐसा मैं क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि आपको 1 वर्ष का ब्याज देय है, पता है। तो 1 का मान अपने पास कितना है बताइए? इस जो 9 है, 9 का मान कितना है? 900। और आपसे मूलधन पूछा है, तो यही तो मूलधन था, प्रिंसिपल था। और यह अमाउंट होता, भाई ये सिस्टम ही होता है ना कि 100 अगर मूलधन था तो 9 ब्याज और 109 अमाउंट हो जाता। तो हम कहेंगे प्रिंसिपल अगर 100 था तो अमाउंट 109 हुआ,
इस हिसाब से ब्याज आपका 9 हुआ, 9 बराबर 900 कर दो, मूलधन आपका 100 बराबर कितना हो जाएगा, 9 से इसको डिवाइड कर दें, 100 हुआ, 100 को 100 से गुणा कर दें, 10,000 हो जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर 10,000 अगर आपने मूलधन लगाया है तो एकदम परफेक्ट राइट सोल्यूशन है। और आशा करता हूँ कि बर्बल समझ में भी आ गया होगा, बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग ही लगाना है, बाकी कैलकुलेशन नहीं बहुत ज़्यादा करनी है। ठीक है, ओरल बता सकते हो, थोड़ा अगर दिमाग लगा लो, सेट कर लो, माइंड एकदम क्लियर कर लो, तो आप में से बहुत सारे लोग को आया हो सकता है, ट्रेडिशनल कहीं लगाए हो, लेकिन ऐसे करिए वर्बल आंसर आ जाएगा। ठीक है, 13वें पर आ जाइए। 560 छात्रों वाली एक स्कूल में लड़कों की औसत आयु 12 साल है, लड़कों की औसत उम्र 12 साल है, लड़कियों की जो औसत उम्र है 11 वर्ष है, लड़कियों की 11 साल है, कुल औसत आयु 11 साल 9 महीने है। तो स्कूल में लड़कियों की संख्या, प्योर एलिगेशन क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो बॉयज हैं, दूसरा क्या है, गर्ल्स है। बॉयज का रेशियो कितना है, 12 साल है, देख रहे हैं साफ साफ। गर्ल्स का रेशियो क्या है, 11 साल है। और जो कंबाइन करते हैं तो 11 साल 9 महीने है। कंबाइन करने का मतलब पूरे स्कूल का औसत है 11 साल 9 महीने। तो 11 को तो रहने दीजिए, ये जो 9 महीना है इसको भी आपको वर्ष में कन्वर्ट करना होगा। कितना हो जाएगा, किसी भी महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से भाग करते हैं। तो 9 को करेंगे तो ऐसे भी क्लियर है कि 3/4 साल होता है। 9/12 करिए, 3 तिया 9, 3 चौके 12। तो मतलब आप एक तरह से लड़कों का 12 देख रहे हैं, लड़कियों का 11 देख रहे हैं, सबको मर्ज कर दिया तो पूरे स्कूल का जो औसत उम्र बन रहा है वह 11 में 3/4 जोड़ने से, बहुत इसमें तामझाम नहीं करना है, सीधा सीधा 11 से ही 3/4 इसको कर देना है। एलिगेशन एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें हम किसी भी बड़े समूह को, उसको हम डिस्ट्रीब्यूट, अर्थात कहने का अर्थ ही पृथक्करण होता है, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन होता है कि आप किसी एक बड़े समूह के अलग अलग भागों को जो मर्ज होकर आए हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करके डिसाइड कर सकते हैं, उनका रेशियो बना सकते हैं। और रेशियो एक ऐसी व्यवस्था है जिससे कि हम किसी भी चीज को कैलकुलेट करके इजीली उसका हम मान डेवलप कर सकते हैं, बता सकते हैं। अब एलिगेशन बताएगा कि लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या है, लड़के और लड़कियों की संख्या में अनुपात क्या है। इसके लिए आपको इसका डिफरेंस करना होगा, इसका डिफरेंस करना होगा। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ 11 सही 3/4 से 12 हो रहा है, तो इसका मतलब इसका डिफरेंस 1/4 ही बनेगा, क्योंकि 1/4 इसमें जोड़ दीजिए, 3/4 में 12 बना देगा, मतलब 1 जोड़कर 12 बना देगा। इसमें डिफरेंस साफ साफ 3/4 है ना। 11 से 3/4 होना मतलब साफ साफ 3/4 है। 4 से खत्म हुआ, 3:1 का अनुपात बना। लड़के 3 हैं तो लड़कियां 1 हैं, लड़के 3 हैं तो लड़कियां क्या है, 1 हैं। और अनुपाती, अब देखो यहीं से कंफर्म हो जाएगा कि लड़के और लड़कियों की संख्या क्या होगी। अनुपाती पदों का योग कर लीजिए, क्योंकि टोटल संख्या हमको दी गई है। अनुपाती पदों का योग 4 होगा, 4 बराबर 560 कर दें। लड़कियों की संख्या पूछ रहा जो कि अनुपाती रूप से 1 है, तो 1 बराबर 4 से 14 चौके 56, 140 ना। 4 से डिवाइड करिए, 14 चौके 56, 140 हो गया। तो लड़कियों की संख्या 140 है। अपने से अगर लड़कों की संख्या पूछता तो भी हम बता लेते, फिलहाल लड़कियों की संख्या 140 है। ऑप्शन नंबर 20 प्रश्न के लिए राइट सोल्यूशन बनेगा। एग्जैक्टली ये होता है आपका 13वां क्वेश्चन। और आप लोग समझ गए होंगे, आंसर भी आपके दिख रहे हैं, बहुत बढ़िया है, गुड। आइए, ऐसा प्रश्न समांतर श्रेणी का अक्सर एग्जाम में दिख रहा है आजकल। अनुक्रम, एक क्रम है 20 सही 1/4, 18 सही 1/2, 17 सही 3/4 का कौन सा पहला पद ऋणात्मक है। ऋणात्मक मतलब नेगेटिव है। पहले तो हमको डिसाइड करना पड़ेगा श्रेणी को हम कैसे जज करें, है क्या है। ठीक है, और देखने से और हमारे मन में जो बातें आ रही है वो समांतर श्रेणी की आ रही है। समांतर श्रेणी क्या होती है, जैसे हम पहला 1 है, दूसरा 3 है, अगला 5 है, तो 2 2 जुड़ रहा है, तो समांतर श्रेणी मतलब 2 पदों के बीच का अंतर समान है तो समांतर है। निश्चित तौर पर यह भी समांतर ही होगी, लेकिन फिर भी चेक करने के लिए हम लोग देखें, जैसे इसका डिफरेंस क्या इसके डिफरेंस के बराबर है। इसके डिफरेंस को कैसे निकालेंगे, डिफरेंस हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है। तो सेकेंड टर्म आपका 19 सही 1/4 है, और अगला यहां पर 20 पहुंचे जब हम लोग, तो 20 पहुंचने के लिए से 3/4 जोड़ना पड़ेगा तब हो पाएगा। भाई इसमें 3/4 जोड़ोगे तो 1 बनेगा, 1 19 से जुड़कर 20 बनाएगा, तो -3/4 यहां पर डी के रूप में चीजें आ रही हैं। सेम यही कॉन्सेप्ट यहां भी होगा, मैं आपको श्योर कर रहा हूं कि 1/4 है, 19 सही 1/4 है और 18 सही 1/2 तक पहुंचाना है। तो यहां से भी आपको जो है 19 सही 1/4 से 18 सही 1/2 मतलब रिड्यूस करना है चीजों को। तो यहाँ भी 50 और हम यहाँ पर 1/4 अर्थात एक प्रकार से भी -3/4 ही बनेगा। तो यह एक समांतर श्रेणी हो गई जिसमें पदों का अंतर -3/4 का है। पहला पद आपको दिख रहा है। अब धीरे धीरे क्योंकि रिड्यूज ही हो रहा है तो कभी 0 पर पहुंचेगा या 0 के थोड़ा पहले रहेगा। 0 के जो जस्ट बाद अर्थात पहला पद होता है वही आपका पहला नेगेटिव होता है।
तो हमको ऐसे के लिए, जैसे अभी कभी ऐसे प्रश्न होता है कि इसका कौन सा पद फला हो जाएगा, तो चलो ठीक है, कौन सा पहला पद ऋणात्मक होगा, थोड़ा सा बड़ा डाउट होता है। तो हम पहले पदों के लिए बता दें, कभी भी समांतर श्रेणी में जो पद होते हैं a प्लस n माइनस वन इंटू डी से डिसाइड किए जाते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू डी से डिसाइड किए जाते हैं। ऋणात्मक होने का मतलब है जीरो से छोटा हो जाना, तो हम लिखेंगे a प्लस n माइनस वन इंटू डी लेस देन, जहां जीरो होगा वहीं से आपकी ऋणात्मक की शुरुआत हो जाएगी। a की जगह आप 20 लिखो, हमको n ही ढूंढना है, -1 किया, d की जगह -3/4 किया, लेस देन हमने 0 किया। थोड़ा यहाँ पर ये जो समीकरण है यह इक्वेशन नहीं है, यह इनइक्वेशन है, असमानता है। ध्यान दीजिएगा जब लेस देन ग्रेटर देन ये सब सिंबल्स होते हैं, ठीक है। अब थोड़ा इसको सॉल्व कर लें, व्यवस्था समझ लें क्या कैसे है। चाहे तो इसको इधर ट्रांसफर भी कर दे आप अभी तुरंत, इसको थोड़ा अप्लाई करिए, देखिए कितना होगा, -3n और या ऐसे लिख दो, देखो थोड़ा समझो अच्छे से, हम माइनस कर दे, मैं उसको दिमाग में सेट कर चुका हूं कि उधर चला गया है, -20 हो जाएगा उधर जाके, -3 इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई 4 इज लेस देन -20। समझ में आई बातें, 20 उधर गया, -20 हो गया। एक बात यहीं पर आपके मन में होना चाहिए, कभी भी जैसे देखो अभी यहां पर आपको दिख रहा है कि माइनस है, यहां माइनस है, अगर यही समीकरण होता बीच में इक्वल, तुरंत काट देते ऐसे फटाफट, बट यहां काटना टफ है। यहां जैसे अगर देखो 5 लिखा है, ग्रेटर देन 2 है, 5 ग्रेटर देन 2 है कि नहीं, बट इसके पहले माइनस लगाया, इसके पहले माइनस लगाया, ये तुरंत हो जाएगा। समझ रहे हैं, यही समझना है आपको कि अगर हम इस माइनस को खत्म करना चाहते हैं तो साइन पलट दो, बस हो जाएगा, खत्म कर दें। देखिए इसको इधर कर दें और यहां कहीं लिखते हैं, आपको दिखे जिससे प्रॉपर, हम इसको माइनस को खत्म कर दे, बस ऐसे कर दें, तो हो जाएगा 3 इंटू n माइनस वन डिवाइड बाई 4 इज ग्रेटर देन 20 हो जाएगा। अब हो गया, माइनस खत्म हो गया, ठीक है। 20 चौके 80 होगा, 3 गुणे n माइनस वन इज ग्रेटर देन 80 हुआ, ठीक है, 80 हुआ। n माइनस वन इज ग्रेटर देन 80/3 हुआ, 80/3 हुआ। और यहां पर एक बात और तुरंत कर लीजिए, क्या कि आप चाहे तो लिख दो कितना, या लिख दो n माइनस वन, अब n माइनस वन इज ग्रेटर देन 3 से डिवाइड करिए, 3 दूना 6 होता है और 2 0, 3 छंगे 18, 26 दशमलव समथिंग करके होगा। और अगर जोड़ दें, जैसे इसमें 26 दशमलव, देखिए हम ऐसे ही लिख सकते हैं सीधा सीधा, चाहे तो आप एक और बढ़ा ही ले, तो हम लिख सकते हैं 80/3 प्लस 1, 80 3 83/3 हो जाएगा ना, मतलब n इज ग्रेटर देन 83/3। 83/3 का मतलब 3 दूना 6, 6 और 2 3, 3 छंगे 18, 3 सत्ते 21, 27 दशमलव समथिंग से बड़ा होना चाहिए। और 27 दशमलव समथिंग से बड़ा पहला पद 28वां होगा। 27 दशमलव समथिंग से पहला बड़ा पद क्या होगा बताइए, 28वां होगा। तो इसलिए इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका कितना हो जाएगा, 28वां पद आपका पहला ऋणात्मक पद होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको डी में दिया गया है। ये शानदार सा प्रश्न है, ठीक है, एक बार अच्छे से देख लीजिएगा। जब पद आपका लेस देन 0 होगा, तो लेस देन 0 का मतलब नेगेटिव पद, और पहला पद आपको ढूंढना है, तो इस व्यवस्था को सोचना पड़ेगा, बढ़ाना होगा। कई लोग तो यहीं आगे फंसेंगे, माइनस कर देंगे, इधर उधर जाएंगे, गलत हो जाएगा। आपको ध्यान देना होगा, माइनस हटाने के लिए साइन अल्टर करना पड़ेगा। ए इनइक्वलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, उसी आधार पे हम बढ़ते हुए गए। तो पहला पद 27 से ऊपर होना चाहिए, तो पहला ही 27 के ऊपर 28वां होगा। तो राइट सोल्यूशन आप लोग 14वें का नोट कर सकते हैं, 14 का 28 है, ऑप्शन नंबर डी आप लिखिए, सही आंसर आपका हो गया। हम पहुंचे 15 पर। देखिए क्वेश्चन बहुत शानदार है। 5 लीटर चीनी के मिश्रण में 6% चीनी है, क्या है, 6% चीनी है, उसमें से 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक है, बढ़िया है। देखो प्रश्न, अब देखो जैसे हमारे पास 5 लीटर का मिश्रण है और उसमें 6% चीनी है। 6% का मतलब क्या होता है बताइए, ऐसे लिख सकते हैं, चाहे तो चीनी लिख दें, पानी लिख दें, और इसको 6 कर दें तो यह कितना होगा, 94, यही होगा ना। या थोड़ा आसान कर दो, 2 3 6 कर दे तो 2 47, दूना 94 होता है। 47:3 का अनुपात है पानी और चीनी का। बट प्रॉब्लम ये है ना कि ये 5 लीटर है, अगर हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करें, क्योंकि उसमें कहा है कि 1 लीटर पानी भाप बन जाता है, हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बड़ा दशमलव की चीजें बनेगी, वो बेकार हो जाएगी, चीजें कंफर्म नहीं आएगी। इसको मिलीलीटर में कन्वर्ट कर लो। 5 लीटर बराबर 5000 मिलीलीटर होगा। 1 लीटर बराबर क्या होता है, 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है। इससे अच्छा हो जाएगा, ऐसे हम वैल्यू भी निकाल देंगे। 47 3 कितना बताएं, 50। 50 बराबर आप 5000 कर दो, 1 बराबर 100 हो जाएगा।
इसकी मात्रा 4700 मिलीलीटर हो जाएगी, इसकी मात्रा 300 मिलीलीटर हो जाएगी। अब इसने हमसे प्रश्न में कहा है कि 1 लीटर पानी भाप बन जाता है। 1 लीटर पानी उड़ गया, 1 लीटर मतलब कितना होगा 1000 मिलीलीटर। 1000 मिलीलीटर मतलब 1000 निकाल दीजिए, 1000 निकलती है 3700 मिलीलीटर हो जाएगा क्या पानी, और ये बचेगा 300 मिलीलीटर चीनी। अब अपने प्रश्न में बोला कि शेष मिश्रण में चीनी का प्रतिशत। अभी चीनी का परसेंटेज देखो क्या है, चीनी की मात्रा कितनी है 300, या थोड़ा अब ऐसे आसान कर लो, क्या कि कर लो जैसे हम करते थे, जीरो खत्म कर दें। ये आपका 3 है, गुणे 100 कर दीजिए, बटा 37 है, तो 300 बटा 37 हो गया। अब 37 कितनी बार जाएगा 300 में, 7 सते 49, 7 त्रिक 21, 4 28, 7 बार जाएगा, 7.5 हो जाएगा। 7.5 इसका राइट सोल्यूशन परसेंटेज होगा कि शेष मिश्रण में चीनी की जो मात्रा होगी वह 7.5% होगी। लगाया है कि नहीं आप लोगों ने, बी ऑप्शन ना। तो इस तरह से प्रश्न अच्छा है, शानदार सा है। 15वां आपका डन होता है, आप सभी लोग अच्छे से इसको नोट करेंगे। अब आइए 16वें पर। एक व्यक्ति ने एक चट्टान के पास ताली बजाई, ताली ऐसे चट्टान के पास इको होता है, आपने सुना होगा, और उसे 4 सेकंड के बाद प्रतिध्वनि मतलब सुनाई पड़ता है। जैसे रिवर्स आपने उसमें नहीं देखा हो, कई मूवी में लोग चिल्लाते हैं, वहां से आवाज रिटर्न आती है ना, ऐसा देखा होगा कई मूवीज में, पहाड़ी क्षेत्रों में ऐसा होता है। चट्टान के पास जब ताली बजाई तो वही ताली की आवाज गूंज करके आपके पास आती है 4 सेकंड में। ध्वनि की चाल कितनी है, ध्वनि की चाल हम सबको पता भी होगा, स्पीड ऑफ द साउंड 344 मीटर पर सेकंड होने पर व्यक्ति से चट्टान की, देखो यहाँ व्यक्ति खड़ा है और ये चट्टान है, ये चट्टान है, उसने ताली बजाई, उसकी आवाज साउंड यहां तक गई, रिटर्न होकर आ भी गई, और कितना समय लिया 4 सेकंड, 4 सेकंड समय लिया उसने। तो आपको पता है कि उसने क्या किया होगा, जब आवाज बजी होगी, उसने ताली बजाया होगा, इसने हमसे कहा कि जो है 344 मीटर पर सेकंड होने पर व्यक्ति से चट्टान की दूरी हमसे पूछा गया है। लेकिन आप ये बताओ कि हम दूरी का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है। क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। उसके साउंड की स्पीड कितनी है 344 है, 344 से गुणे समय हमारे पास कितना बताएं। समय ध्यान देने की जरूरत है कि 4 सेकंड में जाना आना दोनों हो गया, 4 सेकंड में जाना आना दोनों हो गया। तो रिटर्न मतलब एक तरह से दूरी के लिए केवल जाइए ना, रिटर्न थोड़ी होइएगा। तो सीधा सीधा 4 को आप 2 कर दो, क्योंकि जाने में भी 2 सेकंड लगा होगा, आने में भी 2 सेकंड लगा होगा, गुणे 2 कर दें, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 688 मीटर की दूरी होगी। उस व्यक्ति की चट्टान से जो दूरी है वह 688 मीटर की होगी। राइट सोल्यूशन आपका सीधा सीधा, कुछ लोग गलती से 4 से भी गुणा कर सकते हैं, हालांकि ऑप्शन नहीं है, लेकिन देना चाहिए था यहाँ पर एक ऑप्शन। तो फिलहाल आंसर ऑप्शन नंबर ए में है, 688 मीटर की दूरी है उस व्यक्ति की उस चट्टान से, जहां से आवाज की प्रतिध्वनि उसको सुनाई पड़ती है। हम पहुंचते हैं 17 नंबर पर। 3100 रुपए की एक धनराशि है, 2 भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी जाती है। 2 अलग अलग भागों में साधारण ब्याज पर उधार दी गई है। एक भाग 8% की दर पर तथा अन्य भाग को 6% की दर पर दिया जाता है। यदि कुल वार्षिक ब्याज 212 रुपए का प्राप्त होता है तो 8% की दर पर दी गई धनराशि का मान, ये भी एलिगेशन का ही प्रश्न है। टोटल 3100 धन है, एक भाग को उसने 8% की दर पर दिया है, दूसरा भाग उसने 6% की दर पर दिया है, और इस पूरी प्रक्रिया से उसे 212 रुपए का ब्याज प्राप्त हुआ है। 2 तरीके से किया जा सकता है, या तो आप इस 212 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, गुणे 100 बटे क्या कर दें 3100, या तो सीधा सीधा वैल्यू बना लें। और वैल्यू बनाना कोई बहुत टफ नहीं है। जैसे आपका पूरा धन देखो कितना है 3100, अब जैसे 8% मतलब 8 बटे 100, कभी भी परसेंट हटता है तो 100 जीरो नीचे आता है, 2 जीरो इसके खत्म हो जाएंगे, 8 से गुणा कर दीजिए 31 से, 8 1 के 8, 8 3 24, 248 हो गया। सेम उसी तरह से 6 से गुणा कर दे, क्योंकि ये भी तो बटे 100 पाएगा, 6 के 6, 6 3 18, और इस पूरी प्रक्रिया में उसे ब्याज कितना मिला है 212 का। अब एलिगेशन कर दीजिए, एलिगेट करिए, देखिए कितना होता है। 8 से 2 6 होता है, 4 से 1 3 हुआ 36 हो गया। इसका डिफरेंस करिए, 12 से 6 6 होता है, और 12 से 6 6 होता है, फिर आपका 10 से 8 कितना हो जाएगा 2। एक प्रकार से आपने देखा होगा कि स्थिति क्या बनी, हमने सही किया है, 14 12 26 सही है। कितना बन जाएगा बताइए, इसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो 2 13 बार और 2 कितना 18 बार, ठीक है। 13:18 है, जो 8% वाला दर है उस पर 13 रुपए का निवेश है, और 6% वाली दर पर 18 रुपए का निवेश है। टोटल निवेश कितना है 3100। किसका पूछा है 8% का, बड़े आराम से बता लेंगे। अनुपाती पदों को जोड़िए, 13 18 31, 31 बराबर साफ साफ 3100 ही है, 1 बराबर 100 होगा,
और 8% पर 13 रुपए का निवेश यहां से माना जाएगा, तो 13 बराबर 1300 होगा। 1300 रुपए देखिए इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो सी लगाया होगा तो एकदम सही होगा। तो 17वां क्वेश्चन 1300 राइट सोल्यूशन है, प्लीज नोट करें। 17वां नंबर आपका डन होता है। 18वें पर आ जाइए। ये समरूपता का कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखोगे तो क्लियर होगा और आपने किया होगा तो आंसर बताते चलिए। एक त्रिकोण मतलब त्रिभुज है, एमएनपी है ना, एक त्रिकोण है, दूसरा त्रिभुज है डीईएफ है, दो समरूप त्रिभुज है। समरूपता मतलब समान शेप होना, ठीक है, एक जैसी बनावट होना। हवाई जहाज हवा में उड़े, हवाई जहाज बच्चा लेकर के घर के आसपास उड़ाए, समरूप फिगर होता है, ठीक है। जैसे अगर हम इस कमरे के बराबर एक छोटा सा टॉय के रूप में घर पे खिलौना बना दें तो वह समरूप फिगर है। समरूप में बनावट बराबर होनी चाहिए, मेजरमेंट जरूरी नहीं है कि बराबर हो, मतलब उसी के बराबर ना हो। जैसे सर्वांग समता एक होता है जहां पे सभी चीज बराबर होनी चाहिए। समरूपता में ऐसा कोई कंपलसरी सिचुएशन नहीं है, इसमें साइज का मतलब शेप का इक्वल होना मस्ट होता है, ठीक है। एक त्रिकोण है एमएनपी है, एक त्रिकोण है एमएनपी है और यह दूसरे एक त्रिकोण डीईएफ, और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि किस क्रम में चीजें दी गई हैं। जैसे यहाँ पर एमएनपी है और डीईएफ है तो उसी के सीक्वेंस में देखना है, क्योंकि करस्पॉन्डिंग होना बहुत जरूरी। ये समरूप है, दो त्रिभुज तभी समरूप होते हैं जब उनकी सभी संगत कोण बराबर हों। संगत कोण मतलब एम डी के बराबर हो, एन जो है ई के बराबर हो और पी जो है एफ के बराबर हो, और सभी संगत भुजाएं समानुपाती हों। समानुपाती का मतलब हम लिख सकते हैं कि एम एन अपान उसके करस्पॉन्डिंग डीई है, और इसी तरह से एन पी डिवाइड बाई ई पी हो, ई एफ हो, और इजिकल टू एम पी डिवाइड बाई डी एफ हो। ये आपका समरूपता का लक्षण होता है। अब इसने कहा कि त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 144 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ इज इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। दूसरा एम एन, अब अच्छा दूसरी चीज देखिए ध्यान, अच्छा एम एन पी तो हमने लिखा ही नहीं था, इसका भी एरिया देखो दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एम एन पी, और जो फिगर हमने बनाया था इसको बड़ा बनाना चाहिए था, क्योंकि उसके हिसाब से देखो क्षेत्रफल ज्यादा दिया है एम एन पी का, कितना दिया है 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एम एन पी की जो सबसे बड़ी भुजा है वो 64 है, तो डीईएफ की भी सबसे बड़ी भुजा बताना है, करस्पॉन्डिंग होता ही है। और एक नियम ध्यान में रखिएगा, किसी दो समरूप त्रिभुजों में क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। अगर इसकी सबसे बड़ी भुजा x है और इसकी सबसे बड़ी भुजा y है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि x बटा y का होल स्क्वायर बराबर 1024 डिवाइड बाई 144। ध्यान दीजिएगा इस बात को, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा अगर इसकी x है और इसकी सबसे बड़ी भुजा y है, सबसे बड़े का सबसे बड़े से ही रिलेशन बनेगा, तो इसका और इसके वर्ग बराबर इतने 1024 डिवाइड बाई क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा। अब आप इसका जैसे हमने बनाया तुरंत आप लिख दो x बटा y और इसका कर दो वर्गमूल, तो 1024 का वर्गमूल 32 होता है और 144 का 12 होता है। 144 का क्या होता है 12 होता है। अब इसकी सबसे बड़ी भुजा x की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं बताइए 64। क्या पुट करेंगे 64 लिखा भी है देखिए 64, तो आपको y का मान बताना है। 32 दूना 64, 12 दूना 24, चलो बगल में ये 24 सेंटीमीटर डी ऑप्शन लगाया है, एकदम सही उत्तर है 24 सेंटीमीटर। 18वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन है। आप सभी लोग अच्छे से इसको मिला लें, मैच करा लें। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर देखिए, 200 मीटर और 150 मीटर लंबी दो ट्रेनें हैं, क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समानांतर पटरियों पर चल रही हैं। वे समान दिशा में चल रही हैं, तो वे एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगी। देखिए ध्यान से, एक ट्रेन है 200 मीटर लंबी, 200 मीटर लंबी, और एक दूसरी ट्रेन है 150 मीटर लंबी। दोनों क्या कर रही हैं बताइए, समानांतर पटरियों पर ए भी चल रही है, ए भी चल रही है। एक की चाल 40 है, दूसरे की चाल 45 है। अगर इसकी चाल 40 है तो इसकी चाल कितनी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो कह रहा है कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। हमेशा तेज गति वाली रेलगाड़ी कम गति वाली रेलगाड़ी को चलकर पार करेगी। ये मीटर में लेंथ है और एक किलोमीटर प्रति घंटे, और किलोमीटर प्रति घंटे में उनकी क्या दी गई है, चालें दी गई हैं। हम लोग को कंफर्म कर लेना चाहिए, जब दो रेलगाड़ियां हो या कुछ भी हो, समानांतर दिशा में, समान दिशा में, बेसिकली समान दिशा में समानांतर पटरियों पर चलकर पार करें एक दूसरे को, तो पार करने में लगा समय बराबर दोनों रेलगाड़ियों की लंबाइयों का योग L1 + L2
योग हमेशा होगा, चाहे विपरीत दिशा में हो चाहे समान दिशा में हो। बट समान दिशा में हेल्प कौन करता है या फोर्स मतलब किसकी वजह से पार कर पा रही, इन दोनों का जो डिफरेंस है, मतलब S1 डिफरेंस S2 कर दें, चालों का अंतर। अब लंबाइयां हमको सारे जो स्पीड्स हमको समय जो आया सेकेंड्स में आया है। एक प्रॉब्लम बस इतना है कि लंबाई तो चलो 200 है प्लस 150 है, बट जो चालें हैं जैसे एक 45 है और दूसरी 40 है, तो 45 और 40 का जो डिफरेंस है वो 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 5 किलोमीटर प्रति घंटे को आपको मीटर पर सेकंड में लिखना होगा। इसका नियम होता है किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में लिखने के लिए 5/18 से गुणा करते हैं। अब यहाँ पर लोग के मन में आएगा 5 से काट दे, नहीं, आप इसको जैसे ऐसे रहने दीजिए, बस इसको सोचो यहाँ 25/18 है, लेकिन ध्यान दीजिए 18 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा। ठीक है, भाग देंगे ना इसी से ला करके, 18 ऊपर चला गया 25 नीचे आ गया। अब आप सोचो कि इनका जोड़ कितना है, 350 है, नीचे कितना है 25 है, गुणे कितना है 118 है, 5 बचे 25 है, या सीधा सीधा काट दें, कट तो रहा है, हाँ 25 से डिवाइड करें, 25 एक के 25 है, 25 चौके 100 है, 14 पंचे सही तो है, और 14 गुणे 18 कर दो, 14 8 112, 2 हासिल 11, 14 के 14 11 कितना होता है 25, 252 सेकंड है। डी ऑप्शन है 252 सेकंड है। 19वें प्रश्न का राइट सोल्यूशन आपका 252 सेकंड है। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन है, आप सभी उतार लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि 2x की पावर m, ध्यान से देखिएगा, 2x की पावर m प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 26 को x माइनस 2 से विभाजित करने पर शेष 994 बचता है, तो m का मान बताइए। हम किससे विभाजित कर रहे हैं, x माइनस 2 से, और रिमाइंडर कितना बच रहा है 994। देखो कोई अगर डिवाइड करे किसी को और रिमाइंडर 0 बच जाए, तो इसका मतलब वह उसको कंप्लीट डिवाइड कर दे रहा है। और व्यंजक पॉलिनोमियल की कंडीशन में तो ऐसा होता है कि वह उसका फैक्टर कहलाता है, और उस फैक्टर के भी जो वैल्यूज बनती हैं उसके रूट अर्थात मूल कहलाते हैं। लेकिन दूसरी केस में यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं कि आप जब इससे डिवाइड करो और रिमाइंडर कुछ बच रहे हैं, इसका मतलब है कि पूर्णतः इसका फैक्टर नहीं है, और इसका जो मान है अर्थात x बराबर 2 वहां पुट कर देने से वैल्यू आपकी 994 अर्थात उस रिमाइंडर के बराबर हो जाएगी, उस रिमाइंडर के इक्वल हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, ध्यान से समझिएगा, आपको जहां जहां पर x लिखा है वहां वहां पर 2 पुट कर देना है, और यह ऑटोमेटिकली आपको वो दिखता नजर आएगा। चलिए हमने लिखा 2, x की जगह पर भी लिखेंगे 2, पावर हमने कर दिया m, सही है, प्लस यहां पर भी लिखिए 2 की पावर 3 है, माइनस 3 गुणे 2 की पावर 2 है, माइनस 26 से बराबर 994 कर दिया। अब थोड़ा इसमें दिमाग आपको लगाना पड़ जाएगा, बाकी सब सही है। यह 2 की पावर 1 है या 2 की पावर m है, तो आपने पढ़ा होगा a की पावर m इंटू a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n होता है। ठीक है, बेसिस सेम होने पर मल्टीप्लीकेशन में पावर जुड़ जाती हैं, तो 2 की पावर m प्लस 1 होगा, गुणे यह 8 होगा, माइनस 2 दूना 4 3 12 होगा, गुणे नहीं भाई प्लस है, ठीक है प्लस है, माइनस 26 है बराबर 994 है। अब ध्यान से सब बातों को कंफर्म करिए, ध्यान से इसको कैंसिल भी करिए, मतलब गलत ना होने पाए। 26 12 38 होता है, 38 में से 8 निकलेगा तो माइनस 30 होगा, और माइनस 30 उधर जब जाएगा तो 2 की पावर m प्लस 1 बराबर 30 जब जुड़ेगा इसमें 994 में 30 जोड़ दीजिए तो 0 4 हो गया, 9 3 12 1024 हो गया। मतलब स्थिति ये है कि 2 की पावर m प्लस 1 बराबर 1024 है, और 1024 आप 2 में रिलेट कर लो। कैसे, देखिए मैं बता रहा हूं, 2 की पावर 1 पर 2, 2 पर 4, 3 पर 8, 4 पर 16, 5 पर 32, 6 पे 64, 7 पे 128, 8 पे 256, 9 पे 512, 10 पर 1024, सीधा सीधा। 2 की पावर m प्लस 1 है बराबर, आप लिख सकते हो, बराबर लिख सकते हो आप 2 की पावर 10, करेक्ट है, बेसिस सेम है तो पावर इक्वल कर दें। m प्लस 1 बराबर आपका हो गया 10, तो m बराबर आपका 9 हो जाएगा, 10 में से 1 घटेगा 9। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है। 20वां प्रश्न आपका डन होता है, ऑप्शन नंबर बी राइट सोल्यूशन है 10 बी 9 बी ऑप्शन करेक्ट। अब आते हैं हम लोग कहां पर, डीआई पर। बहुत शानदार सी डीआई दी गई है, डीआई पढ़ लो सब लोग, ठीक है, बहुत जरूरी है। दिए गए पाई चार्ट में एक पाई चार्ट दिया है, 3000 विद्यार्थियों का नौकरी के लिए ए से एफ तक के समूहों में प्लेसमेंट दिखाया गया है। मतलब 3000 बच्चे थे जिनमें अलग अलग समूह है, अलग अलग समूह का सेंस होता है कि ग्रुप टाइप दिया गया है, ए ग्रुप है, बी ग्रुप है, सी ग्रुप है, उसी 3000 का डिस्ट्रीब्यूशन है। आप चाहो तो ऐसे देख सकते हो, हमसे कोई पूछे ए ग्रुप में कितने बच्चे हैं,
कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, और उन ग्रुप के नाम हैं। ए मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनीज होती हैं, एमएनसीज होती हैं। बी औसत वेतन 5 लाख रुपए से ज़्यादा पाने वाले लोग हैं। सी जो स्थानीय संगठन होते हैं, जो लोकल डिपार्टमेंट्स होते हैं। और डी राष्ट्रीय संगठन होते हैं, जो नेशनल पार्ट्स में होते हैं। ई ऐसे हैं जिनका कोई प्लेसमेंट ही नहीं हुआ। एफ ऐसे हैं जो पाठ्यक्रम में पास ही नहीं हो पाए। ठीक है, तो ये 3000 विद्यार्थियों का आंकड़ा है। हमको ये बताना हो कि अगर बहुराष्ट्रीय कंपनी में कितने बच्चे पार्टिसिपेट कर पाए हैं, जा पाए हैं और उनके प्लेसमेंट्स हुए हैं, मैं तुरंत बता दूंगा। 20% मतलब 1/5, और संख्या क्या है वहां पर बढ़ी है 3600 बच्चे हैं जिन्होंने एमएनसीज में पार्टिसिपेट किया। एमएनसी में उनको रोल मिल गया, प्लेसमेंट मिल गया। और इसमें भी अगर हमसे पूछा जाए कितने लड़के हैं कितनी लड़कियां हैं, यहाँ पर उनका रेशियो दिया है। हम तुरंत इन अनुपाती पदों को जोड़ दें, 3 बराबर 600 लिख दें, 1 बराबर 200 होगा। लड़के हो गए 200 और लड़कियां कितनी हो जाएंगी 400, बता सकते हो आप लोग। अब इसको जब समझ गए तो दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा बड़ा भी हो छोटा भी हो प्रश्न हल कर लेंगे। कितनी महिला विद्यार्थियों का बहुराष्ट्रीय कंपनियां ये में प्लेसमेंट हुआ, अभी बोला हमने, कितना बताओ। हमने इसको पढ़ा था, इसी को तो किया। 1/5 गुणे आपका टोटल संख्या 3000 जो हमको याद रहनी चाहिए, 600 है। 600 टोटल बच्चे हैं जिनका बहुराष्ट्रीय कंपनी सिलेक्शन हुआ था। उसमें लड़के कितने हैं लड़कियां कितनी, इनका अनुपात दिया है 2 1 3 कर दो। 3 बराबर आप 600 करें, 1 बराबर 200 होगा। लड़के 1 हैं लड़कियां 2 हैं, 2 बराबर 400 हैं। तो 400 लड़कियों का बहुराष्ट्रीय कंपनी में सिलेक्शन हुआ है। ऑप्शन नंबर बी आप लगाइए, क्या दिक्कत है। 21 नंबर, कितना बढ़िया प्रश्न है, बड़े आराम से आप प्रश्न का उत्तर दे भी सकते हैं, बहुत तामझाम भी नहीं है। ठीक है, दूसरा देखिएगा, कितने विद्यार्थी पाठ्यक्रम में फेल ही रह गए बेचारे, उनकी बात करनी है। बहुत आसान पे जाइए। पाठ्यक्रम में जो फेल उत्तीर्ण नहीं हुए हैं उनको एफ से डिनोट किया गया है। एफ कहाँ है देखो, ये है 10%। 1/10 होता है। संख्या कितनी है टोटल 3000 पहले से हमको याद है, आपको कंफर्म हो गया। 300 ऐसे बच्चे हैं जिनका जो पाठ्यक्रम में ही पास नहीं हो पाए, जो सेमेस्टर्स का एग्जाम हुआ उसमें वो पास ही नहीं हो पाए। तो 22वें का राइट सोल्यूशन ए ऑप्शन है। निम्नलिखित में कौन सी जानकारी सही नहीं है, लो थ्योरी पढ़ो। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। विद्यार्थी की अधिकांश संख्या का स्थानीय संगठनों में प्लेसमेंट हुआ। स्थानीय भाई कौन है, सी है। और सी मतलब कहां है 25%। कौन सी अच्छा, एक चीज तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मुझसे कोई यहां इसको देखकर बोले कि आप बताओ कि बच्चों का सबसे ज्यादा सिलेक्शन कहां हुआ है, हम कहेंगे ग्रुप सी में। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ा परसेंटेज यही है। तो भाई इस हिसाब से तो पहला स्टेटमेंट सही है। लिखा ना, विद्यार्थी की अधिकांश संख्या का स्थानीय संगठनों में प्लेसमेंट हुआ था, सही बात है, हुआ था। राष्ट्रीय संगठनों में पुरुषों से अधिक महिलाओं का प्लेसमेंट हुआ था। बात करते हैं राष्ट्रीय में। राष्ट्रीय मतलब कहां पर बताओ, ये है राष्ट्रीय डी। राष्ट्रीय मतलब डी। भाई पुरुष 4 हैं और महिला 5 है, रेशियो बता दे रहा है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। महिलाएं ज्यादा हैं भाई, इसमें भी देख लो, ये भी स्टेटमेंट सही है। कहाँ गया ए, बी ऑप्शन, ये भी सही है, इसको टिक मारो। जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ था, जो अनुत्तीर्ण रहे, उनकी संख्या 900 है। 2 लोग हैं जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ जो अनुत्तीर्ण थे, इनकी ई और एफ है। ये लोग ई और एफ कहाँ है, दोनों ए है, मिला दो, मिल जाए तो 30% हुआ। 30% 3/10 होता है। टोटल संख्या 3000 थी ना, एक खत्म। 300 गुणे 3 कर दो, 900 सही तो है भी। जिनका प्लेसमेंट नहीं हुआ था तथा जो अनुत्तीर्ण रहे तो उनकी संख्या 9 थी, सही थी, सी ऑप्शन। बहुराष्ट्रीय कंपनियों में पुरुषों से अधिक महिलाओं का प्लेसमेंट हुआ था, बहुराष्ट्रीय कंपनियों में, बिल्कुल सही था। और पुरुषों से अधिक महिलाओं को 5 लाख रुपए अधिक का औसत वेतन भी मिला था। ये ही थोड़ा सा डाउट हो गया। देखो इस यहां तक तो स्टेटमेंट जा रहा था कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों में पुरुषों से अधिक महिलाओं का प्लेसमेंट हुआ था, ये बात सही है। लेकिन उसी के आगे एक और पॉइंट किया, और पुरुष कहां पर बताइए, लिखा था और पुरुषों से अधिक महिलाओं को 5 लाख, जब 5 लाख से अधिक वेतन पर गए तो पुरुष और महिला बराबर है। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो रहा है, और जो गलत हो रहा है वही अपने लिए सही है। तो क्योंकि सही नहीं है पूछा था तो डी ऑप्शन आप लगाओगे, और डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट सोल्यूशन। जिसने किया सच में अप्रिसिएबल होगा। अगर आपको डीआई समझ में आई, आपने समझा चीजों को, तभी उत्तर कर भी पाए होगे। नाम बताना कि हाँ सही था मेरा, ठीक है, जरूर बताना मुझे। और लास्ट में जब वीडियो हुआ करे तो आप एंड में जरूर बताया करिए कि कितने प्रश्न आपके सही हैं, कितने गलत है, किस प्रश्न में दिक्कत थी। ठीक है। स्थानीय संगठनों और राष्ट्रीय संगठनों में कुल कितनी छात्राओं का प्लेसमेंट हुआ था? स्थानीय संगठनों, चले स्थानीय संगठन कहां पर है भाई, सी। और राष्ट्रीय संगठन कहां पर, डी। सी और डी, ए है सी और डी। कितनी छात्राओं का हुआ था? तो पहले बताइए,
25% 1/4 होता है, गुणे 3000 संख्या थी। हम अलग अलग ही करेंगे, अलग अलग ही करना पड़ेगा हमें, क्यों देखिए अभी पता चल जाएगा। 750 टोटल का हुआ था और गए कहाँ पर, हमको छात्राओं की संख्या निकालनी है। रेशियो 2:1 है, 2:1 बराबर 3 कर दो, 3 बराबर 750 कर दो, 1 का मान ना लड़कियों की संख्या निकालनी है। 3 दूना 6, 3 पर 250 लड़कियां यहाँ पर कहाँ पर सी में है। अब आइए डी पर थोड़ा सा भाई, 5 तियां 15, 5 बिसाम में 100, गुणे कर दो 3000 टोटल संख्या थी, ये खत्म। 2 से डिवाइड करें 150, 150 गुणे 3 450 हो गया। और डी पर जाइए, डी पर लड़कियां कितनी है, 4 5 है ना, 5 लड़कियां, 450 बराबर 9 कर दें क्योंकि अनुपाती पदों का जोड़ है। और लड़कियां कितनी होंगी, 5 ना, 5 है ना, 4 लड़के हैं तो 5 लड़कियां हैं। 9 5 45, 5 इसको भी कर 250, ये भी हुआ 250 250 मिलकर 500, डी ऑप्शन। ठीक, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। अंतिम प्रश्न पर आ चुके हैं, अंतिम प्रश्न पर हम पहुंच चुके हैं। महिलाओं तथा पुरुषों का ए में है, ए मतलब बहुराष्ट्रीय कंपनियों में, ये क्या पूछ लिया तो पूछ लिया, हम बताते हैं। कोई कैलकुलेशन नहीं करना है, अनुपात पूछ रहा है, साफ साफ लिखा है 1:2। ऐसे पूछ लेता है कभी कभी वर्बल, आपको बस केवल घुमाने के लिए। ए अनुपात 2 ही, 1:2 ही होगा, डी ऑप्शन है। तो सभी ये 25 प्रश्न डन कंप्लीट, और आज का सेशन भी एंड, मॉक टेस्ट की एनालिसिस खत्म। उम्मीद करूंगा कि आपने अच्छे सोल्यूशंस किए होंगे, अच्छी संख्या में किया होगा। फिर भी अगर डाउट रहता है तो आप कमेंट करना और अपने स्कोर जरूर बताना कि आउट ऑफ 25 हाउ मेनी मार्क्स, कितने मार्क्स आप या कितने प्रश्न सही कर रहे हो। और क्वेश्चंस में डाउट जहां जहां उसको जरूर कमेंट किया करिए, पिन किया करिए, जिससे कि हम उस पर काम कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मुलाकात फिर से होगी, अच्छा लगा हो सेशन को तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।